आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का रियल नंबर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ इससे कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट बात करेंगे। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 से कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले आपको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि √9 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है? फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, √9 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है? यदि इस क्वेश्चन का जवाब आप रीजन सही जान रहे हैं तो इस वीडियो में बहुत कुछ नया नहीं होने वाला है, केवल एक्सरसाइज तब नया होगा। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं रीजन के साथ बताऊंगा कि √9 कौन सी संख्या है। यदि किसी के दिमाग में आ रहा है कि √9 प्राकृतिक संख्या है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, अभी से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह होता है कैपिटल एन। और कैपिटल एन बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कभी भी आप इन्फिनेटिव नहीं लिखेंगे और इन्फिनेटिव बोला भी नहीं जाता है। वैसे समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होकर अनंत पे समाप्त होता है। तो भैया अनंत कहीं पे नहीं है। अनंत केवल क्या है? भगवान है। अनंत कुछ भी नहीं है। अनंत क्या होता है कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग जब भी नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब 0 का सर्च हो गया तब आया पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का प्रतीक होता है W और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तीसरा नंबर है, पहला हो गया प्राकृतिक संख्या जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या के बारे में एक जानकारी और दे दें कि प्राकृतिक संख्या का जो सर्च किए थे, जो जनक हैं, वह है पाइनोस गणितज्ञ थे जिन्होंने प्राकृतिक संख्याओं का सर्च किया था। तो प्राकृतिक संख्या का जो सर्च किए थे उनका नाम है पाइनोस। दूसरा संख्या सर्च किया गया पूर्ण संख्या। तीसरा संख्या होता है वह है पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर इस संख्या का रिप्रेजेंटेशन होता है जेड से प्रदर्शित करने का रीजन यह है कि पूर्णांक संख्या के जो जनक हैं उनका नाम है जेहलीन। और जेहलीन के नाम पे ही रखा गया है जेड। और ये स्टार्ट होता है माइनस से स्टार्ट होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से संख्याएं जो होती हैं उसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में कभी भी क्या होता है? फ्रैक्शनल नहीं होता है। 3/2 4/2 4/3 ऐसा नहीं होता है। तो ये संख्या होती है पूर्णांक संख्या। उसके बाद जो नंबर होता है जैसे परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट चीज है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखा जा सके। और ध्यान देना है कि जो p होता है वह एक पूर्णांक होता है। p जो होता है वह क्या होता है? पूर्णांक होता है। q भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। और साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि जो q होता है वह ≠ 0 होना चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो कैसे जानेंगे परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या को जानने के लिए दो बातें एकदम दिमाग में होनी चाहिए। पहला ये चीज होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होती है उन संख्याओं को कहते हैं जिनको शांत दशमलव के रूप में बदला जा सके। जिनको शांत दशमलव के रूप में बदला जा सके। जैसे हम लिख दें
यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिख दें 10/4, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.5, यानी फाइनली इसका जो रिमाइंडर होगा वह 0 आ जाएगा। तो ऐसे संख्याएं जिनको डिवाइड करने पर फाइनली उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेष 0 आ जाता है, तो वैसे संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। या तो ये होना चाहिए या तो दूसरा ये होना चाहिए कि जब दशमलव के बाद आने वाली जो संख्या होती हैं वह रिपीटिंग हो, बार बार एक ही संख्या आता हो, एक निश्चित समय अंतराल के बाद भी बार बार एक ही संख्या आता हो। जैसे हम लिख दें 100/30, इसको डिवाइड करेंगे 3.33333 ऐसे जाता रहेगा। तो ये संख्याएं बार बार एक ही दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या आ रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं कि दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या आए, या दशमलव के बाद एक कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी उसको भाग देने के बाद फाइनली आंसर में जो रिमाइंडर बचे वह 0 बचे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जहां पे अप्लाई होता है उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और भी एग्जांपल देखते हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है परिमेय संख्या, जैसे लिख देगा 4.252525 एंड सो ऑन। ये कौन सी संख्या है, तो आपको बस बताना है, देखिए 25 रिपीट हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है, मतलब परिमेय संख्या है। हम लिख दें 4.01010101, ये कौन सी संख्या है, तो देखिए ये संख्या जो होती है ये भी परिमेय है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, यानी दशमलव के बाद रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं, उन संख्याओं को बोलेंगे परिमेय संख्या। या तो ऐसे हो जाए 4.257, रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन अंत में समाप्त भी हो जा रहा है, अंत में समाप्त भी हो जा रहा है, तो इस संख्या को बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। तो हमारे ख्याल से ये चीज समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो शांत दशमलव के रूप में बदला जा सके, या उसको भाग देने के बाद जो उसका दशमलव के बाद अंक आ रहा है वो बार बार एक ही संख्या रिपीट हो, तो वैसे हम संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिख दें 4.010010001, तो ये संख्या देखिए बार बार संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, 01, यहाँ पे 001, यहाँ पे 0001, तो ऐसे संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे हम लिख दें √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय, √8 अपरिमेय। और प्रूफ करके भी एक्सरसाइज 1.1 के 1.2 में 1.2 या 1.3 में हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि प्रूफ कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे वहां पे हम लोग समझेंगे, यानी अंडर में वे वैल्यू जिनको बाहर हम लोग इजिली नहीं निकाल पाते हैं, वे संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमारे ख्याल से ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह होता है r। और परिमेय संख्या के अंदर क्या आता है, परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण भी आता है, पूर्णांक भी आता है, फिर से उसके बाद क्या होता है, सम आता है, विषम आता है, प्राइम नंबर आता है, को प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है। सभी संख्याएं किसके अंदर आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अपरिमेय क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम बताएं। तो इस तरह से सभी संख्याओं को एक सेट में रख लें तो उस सेट को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब हमारे ख्याल से ये चीज समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इससे पहले हम एक कि √9 कौन सी संख्या है, तो अंडर के बाहर ध्यान समझिएगा, अंडर के बाहर किसी भी संख्या को हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, उसका आंसर प्लस और माइनस में आता है। जैसे √9 को बाहर निकालेंगे तो +-3 होगा। अब बताइए प्लस और माइनस किस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आ रहा था, तो प्लस माइनस किस में आ रहा था, इंटीजर में आ रहा था। इसका मतलब √9 हमारा क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है।
तो कभी भी आप गलती से न कहिएगा कि √9 का मतलब 3, और 3 जो होता है वह प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों होता है, ऐसा नहीं जवाब देना है। √9 को जब हम ब्रेक करेंगे यानी √9 को बाहर निकालेंगे तो +-3 होगा, और +-3 का मतलब +3 और -3, और +3 और -3 किस में होता है? पूर्णांक में होता है, इसीलिए √9 क्या है? पूर्णांक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, √2 का पावर √2 का पावर √2, हम बोले कौन सी संख्या है? तो बहुत सिंपल है, पावर को पहले ब्रेक कर लीजिए, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग पावर के लिए। तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2, अब ये हो जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर √2 क्या होगा? √2 और √2 ये हो जाएगा 2, √ से √ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2, और √2 का स्क्वायर हो गया, और जब भी करड़ी पे स्क्वायर होता है तो उसको बाहर निकालते हैं तो ये क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये जो संख्या होती है यानी √2 का पावर √2 का पावर √2, यह संख्या जो होगी यह प्राकृतिक भी होगी और पूर्ण भी होगी और पूर्णांक भी होगी। तो इस तरह से किसी क्वेश्चन को हम लोग रिप्लाई करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित कुछ पॉइंट और कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, विभाजन का मतलब भाग देने की प्रक्रिया, और एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप, चरण, कैसे हम किसी स्टेप को, किसी भाग को करते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं और उसके थ्रू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम समझा रहे हैं। जैसे हम भाग दे रहे हैं 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 19 में या 21 में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 से 21 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 5 जा 20, और यहाँ पे बचा 1। तो यहाँ पर जो बचा है 1, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर चेक करें कि ये मेरा डिवीजन सही है या गलत है, तो आपको बहुत पहले से मालूम है 21 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 × 5, 4 × 5 प्लस इसका रिमाइंडर यानी +1, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और +1 21। तो ये आपका जब 21 आ जा रहा है इसका मतलब डिवीजन मेरा सही है। अब थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ये जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ये है आपका भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं भाजक, और ये आपका है शेष। तो आपको याद क्या करना है, याद क्या रखना है कि जो भाज्य होता है उसको ए से प्रदर्शित करेंगे। पूरे एक्सरसाइज को पढ़ने में जब भी कहीं ए लिखें तो समझ लीजिए भाज्य है। भाज्य का मतलब वह संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं। दूसरा है भाजक, भाजक को प्रदर्शित करेंगे बी से, यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं। हम 21 में 4 से भाग दे रहे हैं तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहेंगे, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहेंगे, और जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हम बोलेंगे क्यू, भागफल, कोसेंट बोलते हैं। कोसेंट का फर्स्ट लेटर लेते हैं क्यू। यहाँ पर ये जो हमारे पास घटाने के बाद आया है इसको बोलते हैं शेष, और शेष को प्रदर्शित करते हैं आर से। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। तो ये चीजें मालूम होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि 21 को जो माने हैं 4 और 5 और 1 को जो माने हैं लिखते हैं। उसके बाद हमारा एक लेमा स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रमेयिका हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए क्या है, 21 को लिखेंगे ए, 4 को लिखेंगे क्या? बी, और 5 को क्या लिखेंगे? Q, प्लस, और R1 को क्या लिखेंगे? R। तो ये आपको याद रखना है, A = BQ + R। क्या याद रखना है? A = BQ + R। A वह संख्या है जिसमें भाग देते हैं मतलब भाज्य है, B वह संख्या है जिससे भाग देते हैं मतलब भाजक है, Q भागफल है, R आपका शेष है। एक और चीज आप समझ लीजिए कि जो R का वैल्यू होता है हमेशा B से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। कभी भी आप इतना दिन से भाग लगाए होंगे, कभी आपने देखा है कि शेष जो होता है वह इस भाजक से बड़ा है? ऐसा कभी होता ही नहीं है।
हमेशा जो शेष होता है वह भाजक से छोटा ही होता है। मतलब r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा, मतलब r है वह छोटा है किससे, b से। फिर से क्या होता है, शेष जो होता है वह 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए b नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि r का वैल्यू 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 से 20 में डिवाइड करें तो हो जाएगा 4 5 जा 20, हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो r का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। कभी आपने देखा है कि r का वैल्यू यानी रिमाइंडर कभी निगेटिव होता है? रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता है। मतलब रिमाइंडर का मान हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमेशा यह r होगा वह बड़ा होगा या बराबर होगा 0 का। तो ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। बोर्ड एग्जाम के बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा ये कंडीशन पूछा जाता है और इस कंडीशन को 2-3 तरीके से लिख देगा। जैसे ऐसे लिख देगा 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b, ऐसा लिख दिया। 0 लेस देन आर इक्वल टू आर और ए लिख दिया ग्रेटर देन बी। ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा जिसमें आपको ये वाला ऑप्शन लगाना है जहां पे आर बी से छोटा हो और आर बड़ा हो या बराबर हो 0 के। तो ये जो हमारे पास लिखे हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी HCF फाइंड आउट करना है और क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट दिया है 135 एंड 225, ऐसा दिया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जब भी प्रयोग करेंगे तो HCF वह होगा जो अंतिम भाजक होगा। मतलब अंतिम भाजक क्या बोला जाएगा, आपका HCF बोला जाएगा। अब अंतिम भाजक क्या है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। देखिए क्या करेंगे, इस दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है उसको A मानते हैं। क्वेश्चन लगाने का तरीका है, कभी भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे A और छोटी संख्या को क्या मानेंगे B, ऐसा मान लेंगे। अब पुनः a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम इसके आगे जो भी वर्क कर रहे हैं हम लोग रफ में करेंगे। इसमें 225 में इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग क्या 135 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। ये हुआ 135, घटा लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 19, ये हो गया 90। तो ए आपका हो गया बी माने हैं, ए आपका ए 225, ए आपका हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो हम इस फार्मूले में रखते हैं क्या, ए के जगह पर रखेंगे 225, बी के जगह पर रखेंगे क्या 135 और क्यू के जगह पर क्या रखेंगे 1 और आर के जगह पर क्या रखेंगे 90। अब इस स्टेप को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक r का वैल्यू 0 ना हो जाए। जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 90 से डिवाइड करेंगे 135 में। केयर कीजिएगा, इसके रिमाइंडर से इसके भाजक में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब देखिए जिससे भाग देते हैं वह b होता है, जिसमें भाग देते हैं वह a होता है। भाग देंगे 90 का कितनी बार जाएगा, एक बार, तो हो जाएगा 90 और घटाएंगे तो हो जाएगा 45। तो ये आपका हो गया q और ये हो गया आपका r। तो फिर से एक बार उस चीज को लिख लेते हैं, इसको देखते हुए यहाँ पे लिखेंगे। तो a का वैल्यू कितना है 135, a का वैल्यू 135 बराबर b का वैल्यू है 90, q का वैल्यू है 1 धन और r का वैल्यू कितना है 45। अभी भी देख रहे हैं कि r का वैल्यू हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ना है। मतलब ये स्टेप तब तक फॉलो करेंगे जब तक r का मान 0 ना हो जाए। यहाँ पे r का मान अभी 0 नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर से अब इस 45 से भाग देंगे किसमें, इस 90 में। ध्यान समझिएगा, 90 से भाग दिए 135 में, 90 से भाग दिए 135 में, अब 45 से भाग देंगे 90 में। अब देखिए जिससे भाग देते हैं उसको b बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं a बोलते हैं। कितनी बार भाग जाएगा, तो 45 दूना 90
और रिमाइंडर क्या हुआ 0 और ये हो गया आपका Q। तो वैल्यू रखते हैं, A का वैल्यू कितना है 90, B का वैल्यू है 45, Q का वैल्यू है 2 प्लस R का वैल्यू है 0। जब R 0 आ जाएगा तो A बोलेंगे अंतिम भाजक। और हम क्या बताएं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो HCF वह होता है जो अंतिम भाजक होता है। अंतिम भाजक किसको मानेंगे, तो जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है उस भाजक को बोलेंगे अंतिम भाजक। तो आपका HCF हो जाएगा HCF ऑफ 135 एंड 225 बराबर क्या हो जाएगा 45। ये आपका फाइनली आंसर होगा।